क्या होगा अगर भगवान विष्णु का अवतार कलयुग से लड़ने के लिए पैदा हो और उसके सामने खड़ा हो सबसे बड़ा शत्रु काली। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए केविन मिसल की बेस्ट सेलर किताब कल्कि स्वॉर्ड ऑफ शिवा का रिव्यू, जो कल्कि ट्रिलॉजी का आखिरी और धमाकेदार हिस्सा है। रिव्यू शुरू करने से पहले अगर आपको बुक रिव्यू और मिथोलॉजिकल फिक्शन पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो आप मिस न करें। और रिव्यू बताता है कि कहानी शुरू होते मतलब कोई धीरे धीरे बिल्डअप नहीं, सीधा एक्शन में फेंक देती है। इंद्रडढ़ का युद्ध। अच्छा, सीधा युद्ध के मैदान में। हाँ, और कहानी का जो हीरो है कल्कि हरि, वो कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है। हाँ, रिव्यू में जैसे बताया है कि उसे अपने भाई को बचाना है, अपनी प्रेमिका की भी हिफाजत करनी है और फिर सामने नागरानी और वो दक्षिणी राजा जैसे बड़े दुश्मन भी हैं। सही कहा। तो ये ऊपर से देखने में लगता है कि उसकी अपनी पर्सनल लड़ाइयाँ हैं, कि ये सिर्फ व्यक्तिगत बचाव की कहानी नहीं है। यहाँ जो बहुत दिलचस्प हो जाती है वो ये है कि असली लड़ाई कहीं ज्यादा बड़ी है। अच्छा, किस तरह से? ये कल्कि और काली की लड़ाई है, मेन कॉन्फ्लिक्ट। और ये ऐसी टक्कर है जिससे सिर्फ उनकी अपनी किस्मत नहीं बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य जुड़ा है। ओह, तो मतलब दांव काफी ऊंचा है, ये पर्सनल लेवल से उठकर एक तरह से कॉस्मिक लेवल पर चला जाता है। यही चीज कहानी को वो एक एपिक फील देती है, एक बड़ा स्केल देती है। समझ गई। पहली तो है एक्शन और पेस, मतलब कहानी की रफ्तार। हाँ, सुना है काफी तेज है। रिव्यू यही कहता है, कहानी बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ती है, एक्शन भरपूर है और कहीं भी बोरियत नहीं होती, मतलब पाठक बंधा रहता है। ये तो आजकल के हिसाब से बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। लोगों का ध्यान वैसे भी कम देर टिकता है। हाँ, ये एक वजह हो सकती है, या शायद ये जो जॉनर है माइथोलॉजिकल फिक्शन या फैंटेसी, इसमें पाठक उम्मीद ही यही लेकर आता है कि उसे एक्शन और थ्रिल मिले। सही कहा। दूसरी खासियत क्या बताई गई है? भाषा और लिखने का अंदाज। इसे आसान कहा गया है। हाँ, और एक जरूरी पॉइंट है, रिव्यू कहता है कि भाषा सरल है, सिंपल है। इसकी वजह से जो नए पाठक हैं वो भी कहानी से आसानी से जुड़ जाते हैं। मतलब जो शायद पहली बार इस तरह की किताब पढ़ रहे हो। हाँ, या जो युवा पाठक हैं। देखिए, पौराणिक कथाएं कभी कभी थोड़ी भारी या कॉम्प्लेक्स लग सकती हैं, तो सरल भाषा एक तरह से दरवाजा खोल देती है ज्यादा लोगों के लिए। ये बात तो है। फिलहाल तीसरी खूबी, कैरेक्टर आर्क्स, यानी किरदारों का जो सफर है। रिव्यू कहता है कि कल्कि, काली और बाकी मुख्य किरदारों की यात्रा को अच्छे से पूरा किया गया है। और ये किसी भी सीरीज की आखिरी किताब के लिए बहुत जरूरी होता है, खासकर ट्रायोलॉजी। क्यों? क्योंकि पाठक इन किरदारों के साथ काफी वक्त गुजार चुका होता है ना? वो उनकी ग्रोथ देखना चाहता है, उनका अंत देखना चाहता है। अगर रिव्यू कह रहा है कि कैरेक्टर आर्क्स ठीक से पूरे होते हैं तो ये लेखक के लिए बड़ी बात है। मतलब कहानी सिर्फ घटनाओं पर नहीं, किरदारों पर भी टिकी है। सही कहा। यहाँ चीजें थोड़ी मिली जुली हो जाती हैं। पहली बात है फिनाले को लेकर, अंत। क्या हुआ अंत में? समीक्षक को लगता है कि अंत थोड़ा जल्दबाजी में निपटा दिया गया, मतलब रश्ड फील होता है। ये तो अक्सर होता है बड़ी कहानियों के साथ, है ना? हाँ, ये काफी कॉमन शिकायत है। देखिए, इतने सारे कहानी के धागे होते हैं, इतने सारे किरदार होते हैं, सबको ठीक से समेटना, सबको उनका ड्यू देना और कहानी को सही गति से खत्म करना, ये मुश्किल काम है। तो अगर अंत जल्दबाजी में लगता है तो पाठक को शायद अधूरापन महसूस हो सकता है। बिल्कुल, लग सकता है कि अरे ये क्या हुआ, या ये चीज ठीक से एक्सप्लेन नहीं हुई। एक तरह का असंतोष रह सकता है। आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों होता होगा? क्या लेखक पर प्रेशर होता है या कहानी बस इतनी फैल जाती है? दोनों बातें हो सकती हैं। कभी कभी पब्लिशिंग की डेडलाइंस होती हैं, कभी लेखक खुद ही चाहता है कि एक तेज धमाके वाला अंत हो, जो शायद कुछ लोगों को जल्दबाजी लगे। सबके अपेक्षाएं अलग अलग होती हैं। अच्छा, दूसरी कमजोरी क्या बताई है रिव्यू ने? किरदारों की गहराई को लेके? हाँ, खासकर अधर्म जैसे कुछ किरदारों का नाम लिया है रिव्यू में। कहा गया है कि उन्हें और विकसित किया जा सकता था, शायद उनमें और गहराई लाई जा सकती थी। मतलब साइड कैरेक्टर्स उतने डेवलप्ड नहीं लगे। शायद यही रिव्यू का इशारा है कि फोकस शायद मेन कैरेक्टर्स पर इतना ज्यादा था कि कुछ सहायक किरदारों को उतनी जगह या गहराई नहीं मिल पाई। ये भी एक बैलेंस बनाने वाली बात है। पर क्या सहायक किरदारों में उतनी गहराई डालना हमेशा जरूरी होता है? कभी कभी उनका काम सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाना नहीं होता। ये निर्भर करता है। अगर कहानी पूरी तरह से प्लॉट पर चल रही है तो शायद उतना जरूरी ना लगे,
लेकिन अगर कहानी किरदारों की भावनाओं, उनकी अंदरूनी लड़ाइयों पर भी फोकस करना चाहती है, तो फिर हर किरदार, चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर थोड़ा गहरा हो तो कहानी ज्यादा रियल लगती है। सही बात है। देखिए, रिव्यू का जो निचोड़ है वो काफी हद तक पॉजिटिव लगता है। इसे एक शानदार हाई एनर्जी फिनाले कहा गया है। हाई एनर्जी मतलब वही रफ्तार और एक्शन वाली बात। हाँ, बिल्कुल। ये शब्द खास तौर पर कहानी की ऊर्जा पर जोर देता है, जो अंत तक बनी रहती है। और ये किन लोगों के लिए सही बताई गई है? ये किताब उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो माइथोलॉजिकल फिक्शन और तेज गति वाली फैंटेसी पसंद करते हैं। मतलब एक्शन पैक्ड, फटाफट आगे बढ़ने वाली कहानी चाहिए तो ये आपके लिए है। समझ गए। और जिन्होंने पहले 2 भाग पढ़े हैं, ट्रायलॉजी फॉलो की है, उनके लिए क्या अंत ठीक है? हाँ, ये भी एक अहम बात रिव्यू में है कि अगर किसी ने पूरी कल की ट्रायलॉजी पढ़ी है तो रिव्यू के मुताबिक ये किताब एक सैटिस्फाइंग एंडिंग देती है, एक संतोषजनक अंत। अच्छा, ये तो जरूरी है। हाँ, ये उन पाठकों के लिए एक तरह का आश्वासन है कि उनका जो इन्वेस्टमेंट रहा है सीरीज में वो बेकार नहीं जाएगा, अंत ठीक मिलेगा। तो दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू कल की स्वॉर्ड ऑन ऑफ शिव का। आपने ये किताब पढ़ी है या नहीं? और अगर पढ़ी है तो आपको कैसी लगी? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री विष्णु।